चाहूँगा कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो प्रोफेशनल्स कितने हैं, फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रैक्टिस में है अभी, एक भी नहीं है। स्टूडेंट कितने? ऑलमोस्ट सारे हैं। तो वो फुली के आसान लफ्जों में बात करूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अच्छा, इंटरेक्ट रहेंगे हम आपस में, सही है ना? अगर इंटरेक्ट नहीं होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो कोशिश कीजिएगा इंटरेक्ट रहें। तो स्ट्रोक के बारे में कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। आवाज भी देनी है आप लोगों ने, सही। स्ट्रोक के बारे में काफी लोग जानते हैं, और फिजियोथेरेपी में जो स्ट्रोक को नहीं जानता वो शायद फिर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वन ऑफ द मेजर और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इन फिजियोथेरेपी फील्ड, स्ट्रोक। स्ट्रोक होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक: सडन ब्रेन डैमेज, यानी कि सडनली अटैक होता है, ब्रेन डैमेज होता है। सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। परसिस्टेंस फॉर 24 आवर्स। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि 24 आवर्स के लिए रहेगा, अगर ये ना रहे तो फिर क्या हो जाएगा? आवाज आनी चाहिए मुझे। एग्जैक्टली, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। वेरी गुड। तो द लैक ऑफ ब्लड फ्लो, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू ब्रेन कैन कॉज बाय द क्लॉट और रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। आइदर इंटरप्शन हो जाए, ठीक है, या आइदर उस तक ब्लड आगे जाएगा ना, पाइपलाइन कट जाए तो पानी नहीं पहुंचा, तो दोनों वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अगर ब्रेन का ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड, तो इंपैक्ट किस साइड जाता है? वेरी गुड, अच्छी ऑडियंस है, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया इसका। अच्छा, फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स बेसिकली होता क्या है जब किसी को स्ट्रोक होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, उसका फेस जो है वो एक तरफ डाइवर्ट है, आर्म्स की वीकनेस शुरू हो जाती है और स्पीच डिफिकल्टी होती है। तो जब ये हो तो एज सुन एज पॉसिबल अपने किसी को कॉल कर दे, अगर सामने कोई है तो उसको बता दे कि मेरे साथ ये हो रहा है। अगर ये नहीं करते, ऐसा नहीं करता है कोई, अक्सर देखा होगा कि जब कोई ऐसा सिनेरियो, कितनों ने सुना होगा, बताइएगा भी, कि रात को सोए थे, सुबह उठे और उसका हाथ काम नहीं कर रहा। सुना है काफी लोगों ने। अब उसको रात में कब क्लॉट हुआ, काफी देर हो गई। जितना देर रहेगा उसको, जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, उतना ज्यादा डैमेज होने का चांस है। क्यों? रीजन यहां है, अब इसके आगे बताते हैं। दो तरह के स्ट्रोक के बारे में बताया मैंने, एक क्लॉट की वजह से और एक ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है। तो एक क्लॉट की वजह से, एक ब्लीडिंग की वजह से। जो क्लॉट की वजह से होता है वो ऑलमोस्ट 87% होता है ऑफ ऑल स्ट्रोक्स, और हेमरेजिक ब्लीडिंग अराउंड द ब्रेन और ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन। अब ये दो पॉइंट लिखे हैं मैंने, ठीक है, ब्लीडिंग अराउंड द ब्रेन और ब्लीडिंग इन द ब्रेन। क्या मतलब है इसका? एग्जैक्टली। और अच्छा, अगर ब्रेन के बाहर है ब्लीडिंग, तो ब्रेन को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, एग्जैक्टली, प्रेशर इंक्रीज होगा, कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसके से ब्रेन कंप्रेस होगा। तो ये रीजन। अच्छा, इस्केमिक क्लॉट वाला जब होता है ना, इस्कीमिया, इसका सिम्टम होता है आहिस्ते आहिस्ते आता है, लेकिन हेमरेज का फौरन आ जाता है। सर्वाइवल रेट किसका ज्यादा है? जान बचने की ज्यादा चांस किसमें? इस्केमिक में। अच्छा, रिकवरी प्रोग्नोसिस किसकी ज्यादा अच्छी है? बेसिकली वो तो एक्सटेंट ऑफ लीजन पे होता है, लेकिन रिकवरी किसमें ज्यादा, अभी बताते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड आफ्टर स्ट्रोक? एवरी सेकेंड, every second 32 brain cells die. In a second 32,000 brain cells die.
अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, एवरी मिनट 1.9 मिलियन सेल्स डाई, विद इन 12 मिनट्स 23 मिलियन ब्रेन सेल्स डाई। इफ यू वेस्ट टाइम यू वेस्ट ब्रेन सेल। अब किसी को इस्केमिक हुआ तो उसको पता बाद में चलेगा ना कि आगे ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड नहीं जा रहा, थोड़ी देर के बाद अटैक होगा, और फिर तो पता देर से चलेगा। लेकिन जिसको ब्लीड होगा उसको पता जल्दी चल जाता है, तो उसके सेल्स कम डाइड होते हैं और इस्केमिक के ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रोग्नोसिस किसकी ज्यादा अच्छी होगी? एग्जैक्टली। लेकिन सर्वाइवल रेट जो है ना, इस्केमिक का ज्यादा होता है, हैमरेज का नहीं। हैमरेज का सर्वाइवल रेट बहुत कम है। ये बात क्लियर है? वैसे टोटल ब्रेन में सेल्स कितने होते हैं? इतने सारे तो डेड हो रहे हैं, कोई बताएगा? एग्जैक्टली 120 बिलियन तो न्यूरॉन्स होते हैं। फिर सेल्स की तो आप काउंटिंग ही छोड़ दें। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्ट्स है, कुछ मिथ है हमारे पास। स्ट्रोक के बाद होता क्या है? बहुत लोगों ने देखा होगा। एक मुझे जब भी मैं मिथ का जिक्र कहता हूँ ना, तो मेरे पास एक फिल्म की एक स्टोरी आती है। एक फिल्म था, मैं इंडियन मूवी देख रहा था, उसमें पारिक शावर को अटैक आता है और वो बेड पे आईसीयू में ऐसे लेटा हुआ होता है। इज इट पॉसिबल कि उसको अटैक हुआ और वो उस ऐसे जगह ऐसे लेट जाए बेड पे? है कॉन्ट्रैक्चर बनेगा, टाइम लगेगा। वो फिल्म में दिखाया हुआ था, वो तो एक तरीके का जहन में आ गया था, बता रहा। अब मिथ क्या है? इट्स नॉट प्रिवेंटेबल। इज इट प्रिवेंटेबल? फिजियोथेरेपिस्ट, इज इट प्रिवेंटेबल? बोले ना, तो ये मिथ गलत है। कैन नॉट बी ट्रीटेड, कैन बी ट्रीटेड, इमरजेंसी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है इसकी। ओनली स्ट्राइक्स एल्डरली, क्या ये सही लिखा हुआ है? ये भी एक मिथ है, ये किसी को भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? हमारे पास ऐसे काफी केसेस आते हैं जो 24-30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट भी हमारे पास स्ट्रोक के आते हैं। हैपन इन हार्ट, ये हार्ट में होता है, इट्स अ ब्रेन सेल, ब्रेन प्रॉब्लम। रिकवरी एंड्स आफ्टर 6 मंथ, रिकवरी एंड्स आफ्टर 6 मंथ। ये हमें सैफान ने बताया था, रिकवरी हमेशा होती रहती है, सही ना? रिकवरी जब जब आप अच्छी फिजियोथेरेपी करेंगे रिकवरी होगी। तो रिकवरी कैन लास्ट टाइम, जब जब अच्छी फिजियोथेरेपी होगी वो आगे जाएगा। तो ये हो गई मिथ और फैक्ट्स की बात। अच्छा, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ माय टॉपिक इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या आप लोग जानते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? क्या है? एग्जैक्टली, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन। अगर आप फिजियोथेरेपी पढ़ने जाएंगे ना, तो आप जो सीख रहे होंगे वो बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी सीखेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आपने देखा होगा ऐसे काफी लोग होते हैं जो फॉरेन जाते हैं और इंग्लिश आ जाती है उनको, है ना? हालांकि यहाँ पे मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती। फॉरेन जाते हैं, इंग्लिश आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सीख जाते हैं, एनवायरनमेंट से सीख जाते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली अडेप्ट करती रहती है और वो चीजों को सिखा देती है। तो ये एक तरीके की ब्लेस है हमारी तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ब्लेसिंग पार्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी काफी इंपॉर्टेंट है। द ब्रेन एबिलिटी टू एक्ट एंड रिएक्ट इन इंक्रीजिंगली चेंजिंग वेज इज नोन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे हम चेंजेस को अडेप्ट करते रहते हैं ना, चेंजेस को जैसे जैसे हम लोग अडेप्ट करते रहते हैं और वो हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हमेशा याद रह जाती है, ऐसा है ना? और बहुत सी ऐसी बात होती है जो हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। तो वो होता है हमारा एक्सॉन का एक्टिवेशन। अगर वो एक्टिवेशन ही नहीं होगा तो हम वो बात मेमोराइज नहीं कर सकते। ठीक है? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है। तो ये पाथवेज जो है ना, बेसिकली स्ट्रॉन्ग पाथवेज और वीक पाथवेज, इट्स हम कहते हैं ना बहुत जहीन बच्चा है, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी है, उसके पाथवेज बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं।
अभी तो हम बात कर रहे थे न्यूरोप्लास्टिसिटी इन नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी इन डैमेज एंड डिसेबल ब्रेन। अब साइनेप्टिक पार्ट एक्टिवेशन, वीक एक्टिवेशन होगी ना, डज नॉट चेंज, सर्वाइवल के कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट एक्टिवेशन होगी, जैसे कि हम टेक्निक्स में अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स में हम अप्लाई करते हैं ना, पीएनएफ हो गया, बोबात हो गया, बहुत सारी टेक्निक्स है, हम उसमें एक्टिवेशन करते हैं, उनको लर्निंग करवा रहे होते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जब करता रहता तो वो सीखता है और फिर उसकी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होती है। तो क्या होता है, चेंजेस इन साइनेप्टिक स्ट्रक्चर्स, उसके साइनेप्टिक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और कनेक्शन स्ट्रेंथ होता है, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन होती है। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर क्या हम वो एक ही दफा करवाएं पेशेंट को तो वो क्या ठीक हो जाएगा? हमें बार बार करवानी पड़ेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, एक सेमिनार में जैसे भी आपको मैं ये सिखा देता हूँ, मैं तो नहीं सिखा रहा था, सीखने में आपको थी, लेकिन ये कि आप सीख रहे हैं, आप जब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे आप लोग भूल जाएंगे। जब आप लोग पेशेंट देखेंगे तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, तो आप लोगों का अच्छा एक्टिवेशन हो जाएगा। इसी तरीके से पेशेंट के साथ भी जब आप लोग उसको बार बार एक टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो वो सीखेगा। ठीक है, तो यूज इन टेक्नोलॉजी इन कीप एक्टिवेटिंग साइनस। अगर आप टेक्निक यूज करते हैं ना तो वो साइनस को अडेप्ट करता है। इस बात से एक और चीज साबित होती है, बताएं क्या? जैसे आप में से प्रोफेशन तो कम है, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो इस बात को एग्री करेंगे कि पेशेंट को अगर एक ही चीज करवाते रहो तो वो बोर हो जाता है ना। कहता रोज आता है, हाथ हिलाता है, चला जाता है, हाथ हिलाता है, चला जाता है, और पेशेंट फिर चलता है वैसे ही है। तो डिफरेंट एक्टिविटी करवा के आप उसके साइनेप्स को तैयार करेंगे तो ब्रेन हील होगा। हम कहते हैं ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो, हाथ में तो हाथ में प्रॉब्लम, हाथ में ट्रीटमेंट देने की वजह से उसका क्या होगा, ब्रेन में साइनेप्स एक्टिवेट होगा और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्टिवेट होगी और वो पेशेंट ठीक की तरफ जाता जाएगा। तो ये सारे कनेक्शन होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम ब्रेन को तो ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हम ब्रेन को एक्टिवेट जरूर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। गेटिंग? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द सेविंग ग्रेस of the damaged or disabled brain. Without it, the lost function could never be regained. Plasticity allows the brain to rebuild the connection which may be due to trauma, disease, or genetic misfortune which resulted in decreased abilities. It also allows us to compensate for irreparable damage or dysfunctional neural pathway by the strengthening or rerouting of our remaining ones. एक बात बताएं, जो सेल डाई हो गया है, क्या वो सेल ही को ट्रीट कर रहे हैं हम? नो। हाँ, जो सेल डाई हो गया, जैसे अभी मैंने बताया कि इतने सेल डाई हो गए, क्या हम उसी सेल को ही दोबारा रिगेन कर रहे हैं? एग्जैक्टली, हम उसको नहीं कर रहे। तो हम कर किसको रहे? हम कर क्या रहे हैं? प्रोसेस ऑफ brain cell can also reorganize existing synaptic pathways. This form of plasticity known as compensatory masquerade allow already constructed pathway that neighbor or damaged area to respond change in the body's demand caused by the loss function in some other area. जो एरिया डैमेज हो चुका है उसके अराउंड जो ब्रेन सेल है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब वो उसके काम को अडेप्ट कर लेगा। This is called compensatory masquerade. ठीक है? Are you getting? Yes sir. तो अगर हम आसान लफ्जों में ये बात करें कि जो ब्रेन डैमेज हो गया ना, उसके अराउंड जो नेबर है वो काम शुरू कर देते, वो उसके काम को ले लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं, एक फुटबॉलर है, उसको फुटबॉल खेलता था वो, और आप फिजियोथेरेपी में आके सिर्फ हाथ हिलाते रहोगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपको उस तरीके की ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी जिस तरीके का वो है। ठीक है? जब आप उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं तो होता क्या है, वहां पे केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है? उसके ऐसे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद उसका जो डैमेज वाला पार्ट है, उसका नेबर उसका काम लेना शुरू कर देता है। ठीक है? अब ये इसका जवाब दे दूंगा।
चलिए जल्दी से इसका जवाब दे जो लिखा हुआ है। बाय द प्रैक्टिस। और आवाज आनी चाहिए, गलत बोले पर बोले तो सही। रिपीटेटिव मूवमेंट्स, Sorry? रिपीटेटिव मूवमेंट्स, आवाज नहीं है मूवमेंट्स। कंपनसेटरी। अच्छा, और एक्शन रिएक्शन, गुड। और सॉरी एक बात नहीं आ रही जो आसान का लफ्ज है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत डीप बात की है बच्चे। और कोई है? आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? लर्न करवाने के लिए, तो घर पे लर्न करवा दो। इन्वायरमेंट, बेसिकली हम इन्वायरमेंट से हमारा ब्रेन सीखता है। जो इन्वायरमेंट में हो रहा होता है ना, वो सीख रहा होता है ब्रेन। अगर इन्वायरमेंट में यहाँ पे कुछ और, हम अभी इन्वायरमेंट में फिजियोथेरेपी की बातें करें तो आपका ब्रेन फिजियोथेरेपी सीखे। अगर हम इन्वायरमेंट में कोई और बात करें, हम बच्चों को स्कूल में भेजते क्यों? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। तो ब्रेन लर्न्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये बात याद रखिए। तो स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बेस्ट वे क्या है? इन्वायरमेंट क्रिएट करना बेस्ट वे है बाय द हेल्प ऑफ थेरेपीज। अगर आप एक पेशेंट की अच्छी थेरेपी कर लो, बहुत अच्छी थेरेपी कर लो, बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज कर लो, पीएनएफ कर लो, बोबाद कर लो, एमआरपी कर लो, कोई सी भी थेरेपी कर लो, एक बंद कमरे में करवाओ, उसके बाद चले आओ और फिर वो 23 घंटे वो वहीं बैठा रहे, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नो, कभी ठीक नहीं होगा वो। तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करे? वो उसके घर के हिसाब से, उसके हिसाब से मॉडिफाइड होगा और वो आप ज्यादा बेहतर जाके देख सकेंगे। अब आते हैं कम टू द पॉइंट। फिजियोथेरेपी अप्रोच क्या है? बेसिकली एक फिजियोथेरेपी करता क्या है? पूरा जो है ना, होल पेशेंट को कंसीडर करता है। एक साथ में पेशेंट को तो कंसीडर करता ही करता है। हम अपने इसकी बात करेंगे सिनेरियो की, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ही रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। तो हम ज्यादातर स्ट्रोक के पेशेंट को कहाँ देखते हैं? घर पे देखते हैं, होम फिजियोथेरेपी करते हैं। तो हम उसके होम के सिनेरियो को नोट करेंगे और सारी चीजों को नोट करके उसका फिजियोथेरेपी प्लान करेंगे। A wide range of treatment technique and approaches from different theory background are utilized in neurological rehabilitation. While the body knowledge in relation to physiotherapy in stroke rehabilitation is still growing further, the confirmation of the evidence of physiotherapy after stroke and facilitating the transfer to clinical practice required a better understanding of neurophysiological mechanism, including neuroplasticity that drives stroke recovery. Neuroplasticity क्या है? Drives है stroke recovery की. As well as impact of the physiotherapy intervention on those underlying mechanisms. तो ये सब चीजें आपको समझनी होंगी बिफोर फिजियोथेरेपी अप्रोच। एक सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन डिपेंड किस चीज पे करता है? कोई भी पेशेंट ठीक होता है तो वो डिपेंड किस चीज पे करता है? सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन। हाउ अर्ली रिहैबिलिटेशन बिगिन? कितनी जल्दी उसका फिजियोथेरेपी शुरू हो गया, सही है ना? द एक्सटेंट ऑफ ब्रेन लीजन, कितना बड़ा लीजन है उसका, वही कितना सेल डाया हुआ, कितने देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा, ठीक है ना? दिस सर्वाइवर एटीट्यूड, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट इज सर्वाइवर एटीट्यूड। सर्वाइवर का एटीट्यूड कैसा है? ठीक है। द रिहैबिलिटेशन टीम स्किल, वो हमारे स्किल्स कैसी है, ठीक है। और द कोऑपरेशन ऑफ फैमिली एंड केयर गिवर्स। देखिए, वन ऑफ द मेजर, अगर मैं 3 पार्ट को एक साथ करूँ तो इट्स अ ट्रायंगल। कौन कौन से? फैमिली के लोग, पेशेंट की कोऑपरेशन और फिजियोथेरेपिस्ट का स्किल। अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करें ना, इट्स ऑल 33%। सबका अगर 33% आएगा तो पेशेंट 100% ठीक होगा। ये कोई वन मैन नहीं होता, वन मैन शो नहीं होता कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा आया है तो वो काम कर लेगा। घर वालों की हेल्प के बगैर फिजियोथेरेपिस्ट काम नहीं कर सकता।
एग्री तो कर रहे हैं ना इस बात को? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? घर वालों के लिए क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको टीच करना पड़ता है। ये भी फिजियोथेरेपी का पार्ट है ना? फिजियोथेरेपी के अप्रोच में आता है कि आप उसकी काउंसलिंग करें, टीचिंग करें, ठीक है? तो सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन किन चीजों पे डिपेंड करता है? जब आप इन सब चीजों को समझ सकेंगे तो आप अच्छी फिजियोथेरेपी कर सकेंगे उसकी। तो जब आप इन सब सिनेरियो को समझ सकेंगे कि भाई हमने ये सारी चीजें करनी है, तो फिर आप उसी हिसाब से आप उसका प्लान भी करोगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये जानते हो कि फिजियोथेरेपी कैसे करनी है, तो फिर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन पाओगे फुल स्कोप में। आपको ये तीनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन, जितनी जल्दी स्टार्ट कर सके उतना अच्छा है, सही ना? तो असिस्ट द पेशेंट सिस्टमैटिकली, सिर्फ पेशेंट को असिस्ट करने में 2 से 7 दिन लग जाते हैं। यहाँ तो फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है, पहली फिजियोथेरेपी, ना तो पेशेंट से बातचीत होती है ना कुछ होता है, जो हमारी प्रैक्टिस में हो रहा है। मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ, कि जो हमारी प्रैक्टिस में हो रहा है कि पेशेंट से हम तो ना तो कुछ पूछते हैं ना कुछ करते हैं और सीधे हाथ पैर हिलाना शुरू हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए, सही ना? आप उसको पहले असिस्ट करें, उसका इंटरेस्ट लेवल देखें, ताकि आपके आने का उसको इंतजार हो, ठीक है? टू प्रिपेयर अ थेरेपी प्लान केयरफुली, टू बिल्ड अप इन स्टेजेस पे बिलीव करें, है ना? सर अभी हम बात कर रहे थे ना, खड़े हो तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चलना शुरू हो जाओ। तो स्टेजेस पे काम करें। इंक्लूड द टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन अप्रोच स्पेसिफिक टू डेफिसिट, स्पेसिफिक रहे, डेफिसिट पे स्पेसिफिक रहे, वो किस चीज पे उसका डेफिसिट है उस पे काम करें। टू इवैल्यूएट पेशेंट प्रोग्रेस रेगुलरली, आप उसको रेगुलरली प्रोग्रेस को नोट करते रहें। आप फॉर एग्जांपल एक पेशेंट बैठने के काबिल हो गया, सही है, लेकिन आप लेटा के उसकी रेंज ऑफ मोशन में जाएंगे, ये कब होगा? जब आप उसकी प्रोग्रेस को नोट नहीं करोगे, ठीक है? तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, एक कंटेंट जो हम फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं, ये बेसिकली टीचिंग का पार्ट है, पोजीशनिंग। हम फिजियोथेरेपी भी अच्छी कर लेते, सही है, पेशेंट को भी समझा लेते, लेकिन हम पोजीशनिंग गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब आप अपनी ये सुज़ैन और सलमान में बहुत बड़ा टॉपिक है पोजीशनिंग, आप पढ़िएगा आपको अंदाजा होगा कि सुज़ैन और सलमान ने कितना डीपली इसको डिफाइन किया हुआ है पोजीशनिंग के हवाले से। पोजीशनिंग जो अच्छा करवा सकेगा, यानी कि आप गाइड करोगे पेशेंट के अटेंडेंट को, तो क्या होगा? उसका फायदा क्या होगा? एब्सोल्यूट चेंज इन पोजीशन एंड पोस्चर इफेक्टेड इन मेनी इंडिविजुअल पोस्ट स्ट्रोक एंड द रिजल्ट वेरिंग डिग्री ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। अगर पोजीशनिंग वो चेंज नहीं कर सकता है तो उसमें बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स आती है। क्या आती है? थेरेपेटिक पोजीशनिंग एम्स टू रिड्यूस स्किन डैमेज आएगा, सही है? क्या होता है स्किन डैमेज? बैक सोर वगैरह, ठीक है? लिम्ब स्वेलिंग, शोल्डर पेन और सबलक्सेशन। पोजीशनिंग गलत होने की वजह से शोल्डर सबलक्सेशन हो जाती है, जो बाद में जाके ग्लूनोमेरुलर पेन की शक्ल में क्या कर जाता है, सही है? एंड डिस्कम्फर्ट एंड मैक्सिमाइज फंक्शन एंड मेंटेन सॉफ्ट टिश्यू लेंथ। ये अगर पोजीशनिंग अच्छी हो तो ये सारी चीजें उसका गोल होगा हमारा पोजीशनिंग सेक्टर में। It also suggests that positioning may assist in reduction of respiratory complications such as those caused by the aspiration and avoid compromising hydration and nutrition। इसके बारे में जरा सा सिर्फ एक पॉइंट बताएं कि क्या लिखा है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आती है ना, हम यहाँ पे एक थेरेपी करते हैं थ्रू द पोजीशनिंग, वो कौन सी थेरेपी कहलाती है? पोस्चरल ड्रेनेज। तो वो भी हम पोजीशनिंग से ही सीखते हैं, कॉर्पोरा टर्निंग, फिर साइड में, फिर इधर इधर सारी चीजें सीखते हैं ना पोजीशनिंग में। तो पोजीशनिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बताने का मकसद ये। द एम ऑफ पोजीशनिंग, द पेशेंट ट्राई टू प्रमोट ऑप्टिमल रिकवरी एंड कंफर्ट बाय द मॉड्यूलेटिंग मसल टोन, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंक्रीज स्पाशियल अवेयरनेस, improve ability to interact with the environment and prevention of complications such as pressure sores and contracture। अमूमन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है
पेशेंट को लेटाते हैं ना बैक पे, तो क्या होता है कि उसको जिस साइड उसका स्ट्रोक होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का राइट साइड का लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है और वो ऐसे लेटता है कि गेट जो है राइट साइड पे और वो ऐसे लेटता है। अब जो भी जाएगा गेट से जाएगा देखेगा, तो वो इस पोजीशनिंग की वजह से उसका यहाँ का लेफ्ट साइड का सेंसरी लॉस है। ठीक है ना सर? तो गेट की पोजीशनिंग यानी कि उसकी इस हिसाब से पोजीशनिंग होनी चाहिए कि वो अपने इस साइड को देखता रहे। ठीक है ना? तो ये सेंसरी इंटैक्ट इस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये थोड़ी सी पिक्चर भी मैंने शेयर किया साथ में। अर्ली मोबिलाइजेशन, जैसे पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो आप उसकी मोबिलिटी शुरू करें। जैसे if patient condition is stable, however active mobilization should begin as soon as possible within 24 to 48 hours of the admission. Early mobilization is beneficial to patient outcome by reducing complication. It has strong positive psychological benefits for the patient. जितनी पेशेंट मोबिलाइजेशन के काबिल हो, स्टेबल हो, उसको मोबाइल करने का उसको साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मैं चलने लगा दोबारा, है ना, या बैठने लगा दोबारा, बेड पे करवट लेने लगा दोबारा। तो ये बहुत जरूरी होती है अर्ली मोबिलाइजेशन। स्पेसिफिक टास्क टर्निंग फ्रॉम साइड टू साइड इन बेड, सिटिंग इन बेड एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज, सेल्फ फीडिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग कैन बी गिवन फॉर अर्ली मोबिलाइजेशन। मोबिलिटी, फिजियोथेरेपी कन्वेंशनल थेरेपी होती है और न्यूरोफिजियोलॉजिकल थेरेपीज होती है। ठीक है, बेसिकली हम जब ये मोबिलिटी एनहांस करते हैं तो होता क्या है, देखिए गेट बैलेंस एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग हो जाती है, अपर लिम्ब का फंक्शन रिस्टोर होने की होता है, कॉग्निशन ट्रेनिंग होती है, विजुअल स्पीच इश्यूज को ट्रेन करते हैं, न्यूट्रिशन एंड सॉल्वेंट को ट्रेन करते हैं, प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन करते हैं, जनरल रिहैबिलिटेशन प्रिंसिपल करते हैं। सही ना, प्रिंसिपल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट पे भी हमारा ध्यान होता है, वेनस थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन का भी हमारा ध्यान होता है, और इमोशनल वेलबींग एंड मूड चेंजेस, इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पेशेंट्स के मूड बिहेवियर्स पे, कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है आपकी थेरेपी से। अगर वो बहुत ज़्यादा आपकी थेरेपी से एग्रेशन में जा रहा है तो वो जाके उसका इम्पैक्ट इन द फ्यूचर उसकी थेरेपी में ही जाएगा। कन्वेंशनल थेरेपी में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, रेंज ऑफ मोशन, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज एंड कंपनसेटरी टेक्निक्स, यही होती है कन्वेंशनल थेरेपी में। अब आते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल अप्रोचेस, जो कि ये टेक्निक्स हैं आज के लेटेस्ट दौर में, हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कौन कौन सा होता है, मसल रीएजुकेशन अप्रोच, इसमें क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल अप्रोचेस, इसमें हमारे पास टेक्निक्स में आती है मूवमेंट थेरेपी अप्रोचेस, एनडीटी अप्रोच, बोबार, पीएनएफ अप्रोच। ठीक है ना, तो ये सारी टेक्निक्स जब हम सीखते हैं तो इससे हम फैसिलिटेशन करते हैं पेशेंट्स की फर्दर। मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम फॉर स्ट्रोक, ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि आजकल हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये थेरेपीज हो गई, वो कन्वेंशनल थेरेपी हो गई, तो इसको सीखना भी हमारे प्रोफेशंस की नीड है बहुत ज़्यादा। अब ये सब करने का हमारा एम क्या होता है, पेशेंट्स का इम्प्रूव मूवमेंट, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड सेफ्टी, ताकि उसकी मूवमेंट एनहांस हो जाए, बैलेंस आ जाए, कोऑर्डिनेशन आ जाए और वो सेफ साइड पे दोबारा से चला जाए। ठीक है, तो दिस हमारा एम होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गाइड होम प्लान। जब हम फिजियोथेरेपी कर लेते हैं तो हम होम प्लान पे बहुत ज़्यादा, जो कि हमारा टीचिंग का पार्ट होता है पेशेंट की, हम पेशेंट के अटेंडेंट को टीच करते हैं कि भाई इनको ये करवाना है, जैसे पोजीशनिंग बताते हैं, खाना कैसे खिलाना है, सेल्फ रखना है पेशेंट को, ज़्यादा इनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है, तो ये सब हमारा पार्ट होता है गाइड होम प्लान में। क्या होता है, बेड पोजीशनिंग, मोबिलिटी, बेड पे कैसे लेटाना है, पोजीशनिंग से, मोबिलिटी कैसे करवानी है, उठाना कैसे। इवन हमने तो ये देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पेशेंट के अटेंडेंट उसको लेके आते हैं, लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है, उसको कंधे पे यूं रखा हुआ है, इससे क्या नुकसान होगा, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाएगा, सही, कैप्सूल टूट जाएगा, लिगामेंट क्लियर हो सकता है। तो ये सारी प्रिवेंशन हम उनको गाइड में बताएंगे। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, हम थोड़ी उनको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बताकर आते हैं कि आपने 2-3 दफा ऐसे हाथ को मूव कर देना ताकि कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट हो।
सिटिंग ट्रंक कंट्रोल, सिटिंग को एनहेंस करवाने के तरीके कार बताते हैं। ट्रांसफर टेक्निक बताते हैं कि भाई व्हील चेयर पे कैसे शिफ्ट करना है, रूम पे कैसे शिफ्ट करना है, करवट कैसे लाना है, सारी चीज़ें। और वॉकिंग पे हम उसको एक्सरसाइज करते हैं कि इनको वॉशरूम लेके जाए, जरूरत की चीज़ों पे फोकस करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को होपफुली समझ में आई होगी, आई है ना। तो इसको जब सब चीज़ों को आप मिला लोगे तो फिर, मैंने टेक्निक्स की बात नहीं की है यहाँ पे, टेक्निक्स की बात फर्दर होती रहेगी, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को मिलाओगे तो आप एक अच्छे टेक्निक्स के साथ अप्लाई कर सकोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बाई फ्रॉम माय साइड। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन है?